हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व इतिहास का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां पे विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न आते होंगे उसमें आपको टॉपिक काम आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है और किन कारणों से पुनर्जागरण आया और यूरोप पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे भारत की खोज हुई, कहने का मतलब है भारत यहीं पे था। भारत की एक रास्ते की खोज हुई थी, जो समुद्र का रास्ता होता है ना, उसकी खोज हुई थी। भारत यहाँ हजारों सालों से यहीं पर है और इसका इतिहास काफी बड़ा है। आप सब इससे परिचित हो, सब लोग आप जानते हो कि इतिहास मौर्य वंश है, बुद्ध काल है, जैन काल है या महाजनपद काल है। आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में जो भारत का इतिहास है, सब कुछ आप जानते हो, सारी जानकारी है आपको। पर आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण की। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सौरभ पांडे। स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण विश्व इतिहास का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आपको दिख रहा होगा जो अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है, तो मतलब इसका अर्थ क्या है। तो अगर माना जाता है कि जो रेनेसां शब्द है ना, इसका अर्थ है फिर से जागना। कहने का मतलब यार पहले सो नहीं रहे थे, जागे मतलब सो के जो मॉर्निंग में उठते हैं वो वाला उठना नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गए, आपको अपने अधिकार पता लग गए, आपने सामंतवाद के खिलाफ बोला। जो सामंतवाद था, जो फेड्यूल सिस्टम था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और आगे जाके पुनर्जागरण को और महत्व मिला, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया पुनर्जागरण। इसी के कारण अमेरिका की खोज हुई 1492 में, कोलंबस ने करी थी। आपने सुना होगा कोलंबस के बारे में, जो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, पर उनका कंपास बिगड़ गया जिस कारण वो अमेरिका की खोज कर दी, जिसको रेड इंडियंस हम कहते हैं। अगर बात करें 1498 की, तो भारत की खोज हुई वास्को डी गामा द्वारा। जो पुर्तगाल के थे वो भारत आए और उन्होंने कंपनियां स्थापित करी। इवन वो 2 बार आए, 1502 में भी आए थे। आपने सुना होगा जमोरियन के बारे में सुना होगा आपने। कालीकट, जहां पे स्वागत करा गया था वास्को डी गामा का। अगर वहीं से हम भगा देते तो आज भारत आज तक गुलाम न बनता अंग्रेजों का, अगर वहीं से हम वास्को डी गामा को भगा देते। पर हमारे संस्कार थे, हमने उनको प्रेम से बुलाया और उनका सम्मान करा, उनकी आरती करी। यही कहीं ना कहीं गलतियां थी। सम्मान उसी को दो जो डिजर्व करता हो, हर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, ये चीज याद रखना। ओके, तो जानते हैं अर्थ, इसका अर्थ क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पहले अर्थ जानते हैं। तो आपने सुना होगा रेनेसां, तो ये बना किससे पुनर्जागरण? रेनेसां, यूरोप में। यूरोप जानते हो ना, जो यूरोप महाद्वीप है पूरी तरह से, जो यूरोप के बारे में देखा होगा, जिसमें आते हैं इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, कई सारे कंट्री आते हैं यूरोप में। बताओ कितने कंट्री आते हैं यूरोप में, कमेंट करना इसके बारे में। तो पुनर्जागरण जो यूरोप में ना, रेनेसां या रेनेसांस, इससे बना है। इस शब्द का प्रयोग किया जाता था कहां पे? यूरोप में। और ये किसका शब्द है? फ्रेंच भाषा, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रांस में बोली जाती थी, उसका शब्द है रेनेसां, फ्रेंच भाषा का। और इसको लैटिन भाषा में रेनेस्कोर कहा जाता है। ये एमसीक्यू में ही पूछ सकते हैं आपसे, एमसीक्यू अगर कहीं पे आते होंगे विश्व इतिहास से क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, तो वहां पे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो रेनेस्कोर कहा जाता है लैटिन भाषा में, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है रेनेस्कोर। और रेनेसां का अर्थ है फिर से जागना। फिर से जागने का सेंस ये नहीं है कि आप सो रहे हो फिर से उठ के बेड से उठे, वो वाला जागना नहीं। आपने कई सारे आंदोलन करे, सामंतवाद के खिलाफ करे। आपने इतिहास के पन्नों में कई सारे आंदोलन पढ़े होंगे, जैसे अमेरिका का पढ़ा होगा, आपने रूस का पढ़ा होगा। इवन जो 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में, कहीं ना कहीं वो भी एक क्रांति थी। तो कहीं ना कहीं इसे भी हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। आपने सुना होगा जो राजा राम मोहन राय थे, जिनको हम इतिहास के पिता कहा जाते हैं, आधुनिक भारत इतिहास था जो उन्हीं पे तर्ज है, उनको पिता कहा जाता है भारत में, राजा राम मोहन राय। आपने स्वामी विवेकानंद के सुना होगा। ये कहीं ना कहीं पुनर्जागरण से संबंधित है। इनका जो दिमाग था बहुत आगे था, इतिहास के पन्नों में इनके बारे में लिखा गया है बहुत अच्छे से, बड़े बड़े शब्दों में, आप जरूर पढ़ना। तो जो मोटे तौर पे कहा जाता है पुनर्जागरण क्या था? बौद्धिक मतलब जो मानसिक होता है ना वो, और सांस्कृतिक, ये आंदोलन था एक प्रकार का। इस चीज को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक, इसी का एक प्रकार का आंदोलन था, मोटे तौर पर ये कहा जाता है। और ये कहां से आया था? तो आपने सुना होगा जो प्राचीन यूनान था, आपने सुना होगा प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, कहीं ना कहीं ये लोग यहीं से संबंधित थे, तो यहीं से आया था। और रोम जो इटली है उससे आया था, रोम उपलब्धियां थी इसी की, जो पुनर्जागरण, यहीं पे प्रेरणा आया था। अब बात करते हैं इसके कारण क्या थे, किन कारणों से पुनर्जागरण का उदय हुआ था। तो इसके कई सारे कारण थे, जैसे धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध हुए थे, आपने सुना होगा, जो धर्म युद्ध 3 युद्ध हुए थे। जेरूसलाम, आज भी ये चर्चे में बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे भी जो इजराइल है, जेरूसलाम है या जॉर्डन है, कहीं ना कहीं विवादित क्षेत्र है ये लोग। तो धर्म युद्ध का काफी महत्वपूर्ण रोल था पुनर्जागरण में। फिर राष्ट्रीय राज्यों का उदय, जैसे जैसे सामंतवाद का खात्मा हो रहा था वैसे वैसे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। और जैसे जैसे व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, नगरों में जो नगर स्थापित हो रहे थे,
नगर आए, काफी सारे नगर आए, जिनेवा आया, इंग्लैंड आया, या लंदन आया, वेनिस आया, पेरिस आया। ये कई सारे नगर थे जिनकी स्थापना हो रही थी और इनका उदय हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी थे जो पुनर्जागरण को और ज्यादा प्रेरित करे और ज्यादा आगे बढ़ा। मुद्रा का प्रचलन हुआ, जाहिर सी बात है व्यापार होगा तो मुद्रा आएगी, नई नई मुद्रा आई, प्रचलन हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, जैसे वास्को डी गामा हो गए, कोलंबस हो गए, इन्होंने कई सारे खोजें करी। आपने सुना होगा 1493 में, काफी महत्वपूर्ण डेट है ये, कस्तूनिया के बारे में। तुर्कों का कब्जा हो चुका था, तो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो चुका था कुछ रास्ते, इन कारणों से खोज हुई। 1492 में अमेरिका की खोज, ये भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का ही प्रभाव था। ओके, ध्यान रखना। वैज्ञानिक उन्नति हुई, काफी सारे दूरबीन वगैरह की खोज होने लग गई, काफी सारी चीजें बनने लग गई, छापे खाने का प्रारंभ हो गया, छापे खाने आने लग गए, पेपर वगैरह, लोक भाषाएं ये थी, लैंग्वेज का भी काफी महत्वपूर्ण रोल था, जिस वजह से पुनर्जागरण को और ज्यादा प्रेरित करा और नेक्स्ट लेवल पे ले गया पुनर्जागरण को, और कहीं ना कहीं इससे पूरा विश्व जुड़ गया था। तो बात करते हैं पहला, धर्म युद्ध का प्रभाव, किन कारणों से धर्म युद्ध हुआ और पुनर्जागरण के युद्ध में इसका क्या रोल था, क्या महत्व क्या था धर्म युद्ध का, ये जानते हैं पहले। तो धर्म युद्ध का प्रभाव ये क्या था, तो आपने सुना होगा जो पवित्र स्थान है ईसाई धर्म का, या फिर ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म का जो पवित्र स्थान है जेरूसलम, यहाँ पे धर्म युद्ध हो रहे थे 1095 से 1295 के बीच में। कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 3 लड़ाइयाँ हुई थी यहाँ पे, लगभग बहुत ज्यादा हुआ था और यहीं से जुड़ा हुआ था ये। तो ईसाई धर्म आपने सुना होगा जो पवित्र स्थान है क्या, जेरूसलम। मैप में जरूर बताना कहाँ पर है, जेरूसलम काफ़ी है। आपने सुना होगा फिलिस्तीन के बारे में, कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा है और आज के टाइम पे भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इजराइल हो गया, जेरूसलम हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो जेरूसलम है क्या है, ये ईसाई का पवित्र स्थान है और ईसाई और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुए थे इन्हीं के कारणों से। तो इसका काफ़ी बहुत बड़ा रोल था। और ये युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1095 से 1295 तक, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके प्रभाव के कारण ही कई सामंत मारे गए थे। अब सामंतवाद था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसका बहुत बड़ा रोल था पुनर्जागरण में। जैसे सामंतवाद खत्म होने लग गया, पुनर्जागरण और बढ़ा और इसके बदले क्या हुआ, नगरों के उदय हुए, क्योंकि सामंत खत्म हो रहे थे, सामंत धीरे धीरे खत्म होने लग गए और इनके कारण नगर बसने लग गए और नगरों के उदय हुए बहुत ज़्यादा। आपने सुना होगा वेनिस हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, जनेवा हो गया, ये कई सारे नगर थे। जब सामंत मारे जा रहे थे तो इनका उदय हो रहा था और सामंतवाद धीरे धीरे खड्डे में जा रहा था, आघात हो रहा था, खात्मा हो रहा था सामंतवाद का। इस चीज को याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। अब होता है सेकंड, तो धर्म व्यापार में वाणिज्य का प्रोत्साहित मिला, तो व्यापार बढ़ा और वाणिज्य हुआ। अब जाहिर सी बात है व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है नगर बसेंगे, व्यापार होता है तभी तो होता है नगर। अब लोथल इतना बड़ा नगर क्यों था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना डेवलप क्यों था, व्यापार की वजह से डेवलप था। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना डेवलप था, या सिंधु घाटी सभ्यता इतना डेवलप इसीलिए था। तो कहीं ना कहीं जो सामंतवाद खत्म हुआ तो व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, इसके कारण नए नए नगर हुए, नगरों का उदय हुआ, मध्यम वर्ग आए, मिडिल क्लास के लोग आए जो व्यापार कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये मान के चलो कोई देश है तो दूसरी जगह जाने पर क्या टाइम लगेगा, तो रास्ते तो चाहिए ना। तो रास्तों की खोज हुई इसके कारण। किन रास्तों की खोज हुई, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। 1498 याद आया कुछ, वास्को डी गामा आए थे, जमोरियन ने स्वागत करा था इनका बहुत जोरदार से। इसी तो गलती थी हमारी, इसलिए तो हम गुलाम हो गए आगे जाके, इसलिए तो इंग्लैंड आ गए सब, फ्रांस वगैरह सब आ गए। अगर उन्हीं को भगा देते तो शायद आते ही ना हो। ओके, तो इनके कारण उदय हुआ। फिर होता है तीसरा युद्ध होता है जिसके कारण भौगोलिक खोजें हुई, यात्राएं हुई और बढ़ा। और पुनर्जागरण का एक कारण सबसे महत्वपूर्ण बना धर्म युद्ध। भौगोलिक खोज कहने का सेंस है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। भौगोलिक खोज हुई, समुद्र रास्तों की होने लग गई। भारत कैसे खोजा गया था वास्को डी गामा द्वारा, वो थोड़ी ना उसको पता था कि यहाँ पे ही है, तो खोज करने निकल चुका था कि यहाँ भारत है, चलो पुर्तगाल से इनको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, चल पड़े। फिर उसी के पीछे पीछे सब आने लग गए, फ्रांस आ गया, नीदरलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गए। और कहीं ना कहीं फ्रांस और इंग्लैंड काफी शक्तिशाली उभरे और यहाँ पे कई सारे युद्ध करे। जैसे कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, आपने सुना होगा। एक्स-ला-सापेल की संधि सुनी होगी, जो पहली संधि हुई थी ऑस्ट्रिया में, उसका कारण था जो राजघराने का युद्ध था, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भारत में ही पड़ने लगा था। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण वहीं से जुड़ चुका था, याद रखना। वैसे वैश्वीकरण काफी बहुत बड़ा टॉपिक है जो प्राचीन इतिहास से जुड़ा जाता है। इसको अगर देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता वहीं से व्यापार होता था, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, आपने सुना होगा।
या भूमंडलीकरण कहते हैं। हिंदी में एक 2 वर्ड है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब हुआ क्या हुआ, जब सामंतवाद धीरे धीरे आघात पहुंचा तो नए जो राष्ट्रों का उदय हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। और ये कारण क्या था, सामंतवाद का पतन। इसी कारणों से राष्ट्रों का उदय हुआ, काफ़ी सारे राष्ट्र आए थे। आपने बहुत सारे राष्ट्रों के बारे में सुना होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्या हुआ, जब सामंतवाद पतन होने लग गया और पुनर्जागरण नेक्स्ट लेवल पे आ चुका था, तो राष्ट्रीय उदय का उदय हुआ। जो राष्ट्रीय राज्य थे इनका उदय हुआ। अब शक्तिशाली सम्राट आ गए यहाँ पे और इन्होंने सामंतवाद था उसको समाप्त कर दिया, दमन कर दिया पूरी तरह से। सामंतवाद खत्म हो चुका था आगे जाके। और जो शक्तिशाली सम्राट थे उन्होंने क्या करा, सेना रखने लग गए, आर्मी बनाने लग गए। ये लोग अपनी ही आर्मी बनाने लग गए और इन्होंने क्या करा, सामंतों को सैनिक शक्तियां समाप्त कर दी। तो कहीं ना कहीं सामंतवाद खत्म करने में किसका रोल था, पुनर्जागरण का काफी बड़ा रोल था। अब इनके जो दुर्ग थे सामंतों के वो नष्ट कर दिए गए। दुर्ग आपने सुना होगा, बड़े बड़े जो गढ़ होते हैं, किले होते हैं, उनको समाप्त कर दिया। किन्होंने, जो शक्तिशाली सामंत हुआ, सम्राट हुआ करते थे, सामंतवाद को नष्ट कर दिया, आघात पहुंचा और दमन कर दिया सामंतों का और पतन हो गया। और इन्हीं शासकों ने क्या करा, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, भौगोलिक खोजों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, इसको प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण आगे जाके किसका निर्माण हुआ या किसका जन्म हुआ, वाणिज्यवाद या पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। यहीं से कैपिटलिज्म का उदय हुआ। और आज के टाइम पे यही जाके पूंजीवाद आके जाके किसका कारण बनता है, समाजवाद और पूंजीवाद का युद्ध होता है। ये सुनना, पुनर्जागरण का विकास स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये वैसे यूरोप में ही आया था, तो यूरोप में कई सारे रीजन थे, यहाँ पे आबादी वगैरह ही बढ़ रही थी बहुत स्पीड से, और यहाँ पे बौद्धिक थे, किताबें लिखी जा रही थी, जिसके कारण यहाँ पे पुनर्जागरण आया। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा था। आपने सुना ही होगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री के पिता थे राजा राम मोहन राय, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी तो इनकी किताबें पढ़े थे। स्वामी विवेकानंद पढ़ा होगा आपने, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा। इतिहास के पन्नों में बहुत अच्छे से लिखा गया इनके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग जरूर पढ़ना। स्पेक्ट्रम की किताब है, बिपिन चंद्र की किताब है, ये सब पढ़ा करो आप लोग, ओके। तो अब आगे हुआ, जो नगरों में व्यापारी वर्ग का उदय हो चुका था। व्यापारी वर्ग, अब जाहिर सी बात है, जो राष्ट्र आ रहे हैं, जो राज्य आ रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग भी तो आएगा ना कोई, तो यहीं से जुड़ा व्यापारी वर्ग आया। अब हुआ क्या, अब जो मध्यकाल का इतिहास था, जो इटली के वेनिस और जनेवा जैसे नगर आए, जो और अधिक समृद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। व्यापार होगा तो डेवलपमेंट तो होगा ना। अब लोथल इतना डेवलप क्यों था, या मोहनजोदड़ो इतना डेवलप क्यों था, मैं भारत से जोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो व्यापार का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था, ओके। तो मध्यकाल में व्यापारिक मेले लगने लग गए। आपने सुना होगा, जो मीटिंग वगैरह होती है, मेले लगने लग गए। आपने अगर कोई मूवी वगैरह देखी होगी कि बहुत सारे लगते हैं, कि यहाँ पे मेले लगते हैं। आपने स्टेडियम देखे होंगे दिल्ली में, आज के टाइम पे लगता है, जो बुक किताबों के मेले लगते हैं, हर चीज़ के मेले लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेले लगने लग गए मध्यकाल में ही, व्यापारिक मेले। और इसमें क्या हुआ, जो इंग्लैंड में मदिरा पान आपने सुना होगा, शराब वगैरह, और जो एशिया के मसाले, एशिया कहने का मतलब है भारत बहुत डेवलप था उस समय मध्यकाल में। तो मुगल काल में और ज़्यादा, लगभग दुनिया की 33% GDP थी भारत की उस समय, 33% सिर्फ भारत की। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब मुगल डायनेस्टी थी, ओके। तो एशिया के मसाले और रेशम की खूब मांग थी। तो जाहिर सी बात है, मसाले भारत में क्यों आए थे, ये लोग आते थे अंग्रेज वगैरह और यहाँ से व्यापार करते थे, सारा सामान ले जाके वहीं का माल बनाते थे और यहाँ आके बेचते थे। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री आ चुकी थी, बहुत सारी मशीनें आ चुकी थी, मशीनों पे उन्होंने काम करा था, जिसके कारण यहाँ से ले जाते थे कच्चा माल और वहाँ पे बनाते थे और उसको पूरी दुनिया में बेचा करते थे। और व्यापारिक आदान प्रदान होने लग गया। अब जाहिर सी बात है, एक जगह से व्यापार हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आदान प्रदान करोगे ना। अगर आप एशिया से कुछ ले जा रहे हो तो यूरोप से भी तो कुछ आएगा ना, मदिरा पान आया जैसे। और इससे क्या हुआ, व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ।